हेलो नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जो कक्षा 11-12 की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी भर्ती परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो, सब में ही क्वेश्चन आते हैं। इसका पहला पार्ट पढ़ लिया यहाँ तक। अगर आपने पहले वो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको देखो और बाद में इसको देखना। ये बहुत ही अच्छी बुक है हिंदी साहित्य की। तो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान, कौन सी भाषा के, तो फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। इनका नाम क्या था, तो गार्सा दतासी। गार्सा दतासी। इनका हिस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई है हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो गार्सा दतासी का ग्रंथ कौन सा है, हिस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग तो 1839 में और सेकंड भाग है जो 1847 में, और दो संस्करण में हुआ था। प्रथम संस्करण के दो भाग हैं और दूसरा संस्करण इसका 1871 में आया था, और इसके 3 खंड थे दूसरे संस्करण के। इसको है ना हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास कहा जाता है। हिंदुस्तानी से मतलब है यहाँ पर हिंदुस्तानी से मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित भाषा, और हिंदुई से मतलब है हिंदुई से हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो इसका प्रकाशन कितने भागों में, 2 भागों में। प्रथम भाग में 1839, सेकंड 1847। फिर द्वितीय संस्करण में प्रथम 1870, सेकंड में 1870 और तृतीय 1871, यानी कि सेकंड संस्करण द्वितीय संस्करण के इसके 1871 में आया था, जिसके कितने खंड थे, 3 खंड थे। ये फ्रेंच भाषा में रचित है, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है, और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ भी है। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। किसको, तो हिस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई है हिंदुस्तानी को। ये हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। किसी किसी में 72 भी आते हैं, और किसी किसी बुक में इसमें कितने हैं, 70 कवि। तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा और प्रथम कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा, और यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा के नींव की पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। तो शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज, 1883 में। दूसरा इतिहास लिखा, प्रथम था ये, दूसरा इतिहास किसने लिखा, तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन था। तो शिव सिंह सरोज में कितने हजार कवियों का वर्णन, 1000 कवियों का। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं का संग्रहित किया गया। हिंदी साहित्य लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। कौन सा, तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं से हुआ। काल के अनुसार लेखन परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा हुई। यह ग्रंथ मिश्र विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। तो मिश्र विनोद का प्रकाशित हुआ तो हुआ 1913 में। इसमें काल विभाजन भी किया गया, और इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था, और हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक भी पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम भारतेंदु काल चल रहा है, तो अगर आप उसके वीडियो देखना चाहते हो तो उसके भी देख लीजिए।
इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ही इतिहास जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हो और हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित और कालक्रमानुसार रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो 4 भागों में। इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इस काल क्रमानुसार न्यायोचित और युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथ के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पंक्ति आ जाती है कि उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। किसके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा, जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री और नई व्याख्या देती है। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। आगे है हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। उस समय हिंदी भाषा पर किस प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा? तो भारतवर्ष की एक विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म व जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जीवो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया, किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। वैदिक धर्म में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचना हुई। इसमें न्याय दर्शन किसका है? महर्षि गौतम का। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है न्याय दर्शन किसका है? तो महर्षि गौतम का। योग दर्शन पतंजलि का और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का। सांख्य महर्षि कपिल का। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी का। उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य का। और 6 वेदांग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। 6 वेदांग में से क्वेश्चन आ जाता है। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा के केंद्र थे। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया और यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या हुई। आत्मा और माया को व्यक्त किया। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम, सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया गया। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर क्या किया गया? मार्गदर्शन किया गया और इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य के ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्व की प्रामाणिक व्याख्या प्रदान करती है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी, ये सारे सूक्त ऋग्वेद में आते हैं। आदि को देव की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई सूक्तों के माध्यम से। ये सत्य जगत विदित हैं और इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का क्या है? मूल है। संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा है? पाली। और पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषा एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण है।
तो यहाँ से इस लाइन को याद रखना है कि संस्कृत से किसकी उत्पत्ति हुई? पाली की। संस्कृत से भी पाली, पाली से क्या? प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, और अपभ्रंश से क्षेत्रीय, अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं, एवं उपभाषाओं से कल पढ़ा था, और 5 उपभाषाएं और उसकी 18 बोलियां। तो उपभाषाओं से फिर बोलियां हिंदी भाषा का जन्म का कारण है। इसी हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है, जैसे वाल्मीकि, वेद व्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भाम, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ एवं कलन आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान संदेश रासक इनका है। अब्दुल रहमान का कौन सा है? तो संदेश रासक, जो हिंदी कृत परमात्म प्रकाश और धनपाल कृत बवि सैयद कहा, और पुष्यदंत कृत जस हरचर्यू। पुष्यदंत कृत कौन सा ग्रंथ है? जश हरिचर्यू। स्वयंभू कृत है पहुमचर्यू। मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा तथा हेमचंद्र का शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांकृत्यायन तो इस समय के सहरपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन किसको मानते हैं? सहरपा को। हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन किसको मानते हैं? तो सहरपा को। इम्पोर्टेंट है। अगला है राजनीतिक प्रभाव। हर्षवर्धन का साम्राज्य सातवीं यानी कि 7वीं शताब्दी, हर्षवर्धन का साम्राज्य 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति सोचनीय बना दिया। भारत को संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही, और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती जा रही थी? तो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, और इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य क्या कर चुकी थी? खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में भी पड़ने लगा। भाषा में अरबी पारसी शब्द आ गए थे। चारों तरफ अराजकता, ग्रह क्लेश, विद्रोह, आक्रमण, अशांति एवं निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगा था। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे, और कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेने के लिए प्राण न्योछावर करने लगे, और कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। सभी अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। तो कुछ तो क्या करने लगे? हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेने का प्राण न्योछावर करने लगे, और कुछ मरते मरते भी भोग का परित्याग नहीं कर सके। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीच छोटी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा। ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन रहे थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य से हुआ, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम को दर्शाया जा रहा। राजनीति के एक अजीब मोड़ ले रही विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जन धन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। आर्यावर्त की समृद्धि, खुशहाली और शक्ति से आसपास के सीमावर्ती प्रदेश कुछ नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यावर्त की कुशी छीनने की योजना बनी रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी क्या हुआ था? बना हुआ था। ये यवन, आबिर, हूण, कुषाण तथा मुसलमान आदि जातियां आई, और भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए। किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपने आधिपत्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब आया तो किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया। तो भारत के वैभव को देखकर वह चकित हो गया, और 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। गजनी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में पहला युद्ध हुआ, और जिसमें गोरी पराजित हुआ।
किंतु दूसरे ही वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। शहाबुद्दीन गोरी तराइन के मैदान में आ डटा और भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, पराजय हुई और गोरी की विजय हुई। इन युद्ध के कारण जनता और पिस गई, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी, हाथी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था, स्त्रियों को बाजार में खरीदा और भेजा जाता था। दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो की इस युग के कवि थे। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियां लिखी। तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया। खुसरो की पहेलियां। तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। सामाजिक स्थिति का प्रभाव। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया और धर्म के मठाधीशों के प्रति निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता और लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार और अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया था। स्त्री के प्रति भी अन्याय होने लगा था। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेची जा रही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की परंपरा ने क्या पकड़ लिया था, जोर पकड़ लिया था। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना काटना आदि बातों से समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया। गरीब गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बनते जा रहे थे। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही भाषा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम और नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान क्या कर रही थी, जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इंपॉर्टेंट है, 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों के चित्रकारों का सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्र पत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वैश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया और बुनकर जुलाई कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव अलवार संत के उच्च वर्ण और निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे और समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय के कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद, यानी कि राम का कौन सा था, विशिष्ट द्वैतवाद। राम क्या थे, विशिष्ट थे, और शंकर क्या थे, अद्वैत थे, का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते हुए ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, किसकी पंक्ति है, तो शंकराचार्य की। और रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत में जगत को शरीर और ब्रह्म को शरीरी मानते हैं। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया। तो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का काम किसने किया, रामानंद जी ने। रामानंद जी किसके शिष्य थे, तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। आगे है आदिकाल की पृष्ठभूमि। यहाँ से आदिकाल पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य के अपार शब्द भंडारे और इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो रही थी। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ, लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई और 7वीं शताब्दी के अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। वह कहीं ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली युक्त योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। वे तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते प्रबंध का लोक साहित्य में पर्याप्त विकसित और सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी
और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया। ये विभिन्न सांप्रदायिक धर्म तथा मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में, कहीं अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक यह साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय और लोक आश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। तो याद रखना है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। इस समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता और विकासोन्मुख प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भाव को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया और लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण का भी काम कर रही थी। राजाश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इस को रासो नाम दिया गया। यथा आध्यात्मिक वीर रसात्मक और श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार है, यानी कि ये उदाहरण, ये पंक्तियाँ किनकी है, तो सरपाद की। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी पंक्तियाँ किनकी है। तो ये पंक्तियाँ किनकी है, सरपाद की। कि नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिहराह सहावे मूलक उजुरे उजुर झाड़ी माँ तेहुरे बंक निह होई जा जहुरे लंक। किसकी है, सरपाद की। हमीर कज जज्जल भणई पोहाणल ये मही जलऊँ सुलितान शीस करवाल दह तजी कलेवर दिह चलऊँ। किसकी, सारंगधर की। और जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपति भेल से हो मधु भोल सवरण ही सुनल श्रुति पद परस न मेल। किसकी, विद्यापति की। आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को क्या कहा, हिंदी का आदिकाल। किसने कहा आदिकाल, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश को ही यहाँ इस समय बढ़ावा मिल रहा था। अपभ्रंश के बढ़ावों को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखी गई रचनाएं उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई। इस समय साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखर रहा था और इस काल के नामकरण में अनेक मत प्रकट हुए। किसी ने तो क्या नाम बताया, किसी ने क्या नाम बताया। तो आगे देखते हैं आदिकाल का विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर हैं। साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती हैं। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती वही उस समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ गई। यही काल की शाश्वत क्रिया है, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव, विकास और हास क्रिया है, हास की रही हैं। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन भी हो गई। इसलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक और शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन में उसका नामकरण करने का प्रयास किया। डॉक्टर गिरियसन ने पूर्व में लिखे गए साहित्य इतिहासकार गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक कृति की झलक प्रस्तुत की थी। काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हुई थी। गारसा दत्तासी की और शिवजी शंकर की रचनाएं ना काल विभाजन की दृष्टि से बिल्कुल इतनी प्रभावी नहीं हुई थी। और डॉक्टर गिरियसन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन मनन एवं सूक्ष्म अध्ययन करके इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। किसने, तो डॉक्टर गिरियसन ने इसको क्रमानुसार विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। तो पहली बार हिंदी साहित्य में आदिकाल में है ना संयोजित और साहित्य
ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसने अपनाया? तो डॉक्टर गिरेसन ने। डॉक्टर गिरेसन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में परिवर्तन होता है। समय की परिवर्तनशीलता के कारण ही चिंतन धारा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गिरेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा। इंपॉर्टेंट है कि गिरेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो 11 भागों में। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम चारण काल रखा, यानी कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? गिरेसन के अनुसार चारण काल। चारण काल किसने किया? जॉर्ज गिरेसन, और इनके साथ एफ ही के भी थे, इन्होंने भी चारण काल लिखा था। मिश्र बंधुओं ने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधुओं में इस प्रकार से काल विभाजन किया। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ये काल विभाजन है, सबके अनुसार अलग अलग है, सबको देखते हैं एक बार। ये मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन है। उन्होंने ना 5 भागों में बांटा, जैसे आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल की बात करें तो 700 से 1343 विक्रम संवत, 700 से 1343 विक्रम संवत। और उत्तर माध्यमिक काल की बात करें तो 1344 से 1444, 44 याद रखना है, 1344 से 1444। और माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से लेकर के 1560 तक, 1445 से लेकर के 1560 विक्रम संवत। और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रम संवत में बांटा। अलंकृत काल की बात करें तो इनको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से 1790 तक था, और उत्तर अलंकृत काल जो 1791 से 1889 विक्रम संवत तक था। और परिवर्तन काल जो कब से था? 1890 से लेकर के 1925 विक्रम संवत, 1890 से 1925 विक्रम संवत परिवर्तन काल। और वर्तमान काल जो 1926 से आज तक, यानी कि अद्यावधि तक। मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण गिरेसन की अपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया, क्योंकि यह युक्ति संगत था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी इतिहास को, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 का है। और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और इन्होंने ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विदेवादी पद्धति अपनाई थी। तो इनका 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के 4 भागों में विभाजित किया, जो विद्वानों को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य निम्नलिखित कालों में बांटा गया। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। और ईस्वी की बात करें तो 993 से 1318 ईस्वी तक। क्या नाम दिया इन्होंने? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल की समय की बात करें तो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। अगर ईस्वी की बात करें तो 1318 से 1643 ईस्वी तक, यानी कि 1375 में माइनस कर लो कितने? 57, तो ईस्वी आ जाएगा, और प्लस कर दो ईस्वी में 57, तो विक्रम संवत आ जाएगा। रीतिकाल की बात करें तो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। अगर ईस्वी की बात करें तो 1643 से 1843। गद्य काल था इनका विक्रम संवत 1900 से जो आज तक, और ईस्वी की बात करें तो 1843 से अब तक। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे कारण ये रहा। शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान और गवेषणाओं के आधार पर किया गया। उनका काल विभाजन के 2 आधार थे, यानी कि एक पहला आधार तो था उनका कि किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की इसमें प्रमुखता दी गई थी, और इस समय ग्रंथों की प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। शुक्ल जी ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, जो वीर रस में लिखा गया। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों पे, कितने ग्रंथों में? तो 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया। कितने ग्रंथों पर? 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी को प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। तो ये 12 ग्रंथ याद रखना है कि कौन से किसका है। विजयपाल रासो किसका है? नल सिंह कृत। मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। विजयपाल रासो, नल सिंह कृत, हमी रासो, सारंगधर।
हमीरासो सारंगधर और खुमानडासो दलपत विजय। खुमानडासो किसका है? दलपत विजय का। और बिसल देवरासो नरपति नाल, बिसल देवरासो नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार कृत। जय चंद्र प्रकाश किसका है? तो भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का है। और परमाल रासो जगनिक कवि कृत। और खुसरो की पहेलियाँ किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। कीर्तिलता विद्यापति, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति और विद्यापति की पदावली विद्यापति। ये 3 रचनाएं लास्ट के किसकी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावलियाँ विद्यापति की है। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। किसने नहीं माना? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी के द्वारा वीरगाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्यिक कोटि में नहीं आती। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधार भूमि पर रचित साहित्य उत्तम कोटि का होता है। उदाहरण जैसे रामचरितमानस को यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती। किसने कहा? ये आज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस तरह संदेश रासक स्वयंभू कृत पहुम चरियु और रामायण पुष्यदंत कृत पहुम श्री चरियु आदि जैन साहित्य के ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधा नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधु द्वारा उल्लेखित तथा अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा। नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने का अपना मत प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल शब्द एक प्रकार का भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है। यह कोई आदि में मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियाँ से अछूत साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। उन्होंने माना कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन और आध्यात्मिकता से युक्त है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी काल को चारण काल कहा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? चारण काल के नामकरण से 2 भागों में बांटने के पीछे था। संधि काल 2 भाषाओं की संधि का काल था तथा चारण काल चारण जाति कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है। इसमें तत्कालीन राजाओं की शौर्य, वीरता और साहस का वर्णन है। उनके जीवन प्रसंगों की अतिशयोक्तिपूर्ण बनाकर वर्णन करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको कौन सा काल कहा? बीज वपन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो बीज वपन काल बताया। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों की परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है जो अपने समुचित विकास रूप में है। श्री चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य को प्रथम काल का अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया और उन्होंने बताया कि हिंदी की प्रारंभ की स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू हुई थी। तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य को प्रथम काल का अपभ्रंश काल के नाम से क्या किया? संबोधित किया और उन्होंने बताया कि हिंदी प्रारंभिक स्थिति अपभ्रंश भाषा से साहित्य से शुरू हुई है, इसलिए अपभ्रंश काल कहना उचित है। तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद की मिश्र के द्वारा
इस काल का नामकरण वीर काल किया। इससे यह लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल का ही रूपांतरण है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण सामान्य इस प्रकार किया। नगेंद्र आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी तक, यानी कि 7वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल, और 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्तिकाल, और 17वीं से 19वीं शताब्दी तक रीतिकाल, और 19वीं से अब तक आधुनिक काल। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य अब तक, इसको भी 5 भागों में बांटा इन्होंने। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, यानी कि 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी। और फिर पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु काल, जागरण काल, द्विवेदी काल, जागरण काल द्विवेदी काल जो 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद काल जो 1918 से 1938 ईस्वी तक, और प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से 1953 तक, और नवलेखन काल जो 1953 से अब तक। पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावाद काल, किसको? आधुनिक काल को। पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावाद, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। ये काल विभाजन किसके अनुसार है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। अपभ्रंश भाषा के ही कवि अपनी वाणी को सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों से युक्त करके मानवीय जीवन को सुव्यवस्थित करने की ओर ध्यान दे रहे थे और जन जन को नवीन प्रेरणा प्रदान करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। तब ये प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाए? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी के प्रथम कवि के रूप में 7वीं शताब्दी के पुष्यदंत को माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्यदंत को, यानी कि पुण्यदंत या पुण्यदंत या पुष्यदंत दोनों ही नाम मिलते हैं। तो पुष्यदंत को किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत शिव सिंह सेंगर। कवि का नाम लिखा, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं। शिव महिम की रचना पुण्यदंत ने की। इनका लक्षण ग्रंथ भी था और अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। सरपाद राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरपा को हिंदी का प्रथम, तो सरपा को किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना सरपा ने। ये 84 सिद्धाचार्यों में थे। उन्होंने बताया कि सरपाद कवि की कृतियों में अपभ्रंश की अपेक्षा संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों के प्रयोग हुआ है। इनकी काव्य चेतना में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश हुआ जो भक्ति काल में पल्लवित हुए, अर्थात इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर था। 84 सिद्धाचार्यों की वाणियों की रूप में नाथ संप्रदाय से लेकर कबीरदास तक देखा जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ संप्रदाय का विकास सिद्ध साहित्य से हुआ। सरपा को हिंदी का पहला कवि कहने के पीछे एक अन्य आधार काव्य शैली है। इनका काव्य दोहा और पदों की शैली युक्त था, जिसे परवर्ती कवियों ने अपनाया। इन्होंने मुक्त छंद दोहा का अधिक प्रयोग किया। इन दृष्टियों से सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाना चाहिए। सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना। इन्होंने मुक्त छंद दोहा का अधिक प्रयोग किया। इन दृष्टियों से सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। कुछ विद्वानों का मत है कि सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि इसलिए नहीं मानते कि इनका काव्य अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया है, और दूसरा इस समय हिंदी का कोई प्रसार नहीं था। हिंदी का निखार तो 11वीं शताब्दी तक आते आते हुआ, जबकि सरपाद तो 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्य थे। सरपाद कौन से शताब्दी के थे? तो 7वीं शताब्दी के। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच कोई ऐसी मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वरी बाहुबलीरास के रचयिता शालिभद्र सूरि को, तो गणपति चंद्र ने किसको माना प्रथम कवि हिंदी का? शालिभद्र सूरि को। गणपति चंद्र शालिभद्र सूरि हिंदी का प्रथम कवि माना। तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। कुछ विद्वान अमीर खुसरो को तथा कुछ विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। विद्यापति को कौन मानता है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। लेकिन कुछ विद्वानों ने अमीर खुसरो और विद्यापति को 12वीं शताब्दी का कवि कहकर अस्वीकार कर दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में लिखा कि महाकाव्य चंद्रबरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। जो चंद्रबरदाई है ना, वो महाकवि चंद्रबरदाई है, वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि है। चंद्रबरदाई की रचनाओं में प्रौढ़ता और छंद विधान
उसका अनुसरण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो चंद्रबरदाई को किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, तो इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा था? 1938 में। उन्होंने बताया कि स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि है। स्वयंभू को किसने बताया? राम कुमार वर्मा ने। क्या बताया? तो हिंदी का प्रथम कवि, क्योंकि अपभ्रंश के कवियों की लेखनी काव्यमयी होती थी और शैली भी क्या थी? सरस थी। पेंसिल से सरस थी और प्रभाव पूर्णता के कारण लोकप्रिय हो रही थी, जिसका प्रभाव भक्ति पर पड़ा। किंतु अंत में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरपा को ही माना जाता है। लेकिन सर्वमत के अनुसार सरपा को ही हिंदी का प्रथम कवि क्या करा जाता है? माना जाता है। क्योंकि उनकी भाषा एवं काव्य के उदाहरणों से ही स्वतः इसका उत्तर मिल जाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। इनकी सरपा की पंक्तियां ये: जहाँ मन पवन न संचरी रवि शशि नाह पवे, तही वट चित विषाम करूँ सरहे कही हुए, पंडिह सहल सत बखाण ही देही बुद्ध बसंत, कुछ शब्द छूट रहे हैं यहाँ पे, न जानी। इस उदाहरण से प्रभ्रंश भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रवृत्ति पाई गई, जो आगे चलकर हिंदी भाषा के शब्द बने। मन पवन रवि शशि वट और चित। राहुल जी ने सहरपा का समय 769, राहुल सांकृत्यायन ने सहरपा का समय कितना माना? तो 769 माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी 7वीं शताब्दी से ही सिद्धों की रचनाओं को भाषा का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसमें दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। सिद्धाचार्यों ने इस प्रकार के साधनात्मक दोहे नाथ संप्रदाय एवं कबीरदास जी के हठ योग तक का मूल सिद्ध करते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? एक बार दोबारा देख लेते हैं, सुन लो। मतलब पुष्यदंत को किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्यदंत को माना। और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना। और स्वयंभू को किसने माना? राम कुमार वर्मा। यानी कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, सरपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना, और विद्यापति को डॉक्टर बच्चन ने माना, और मुंज को भी माना है चंद्र शर्मा गुलेरी ने, और अब्दुल रहमान को भी माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अलग अलग कवियों ने हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माने हैं। और आदिकाल का नामकरण भी अलग अलग कवियों ने अलग अलग किया है। जैसे चारण काल किसने किया? तो जॉर्ज गिरेसन और F.E.K. ने। प्रारंभिक काल किसने कहा आदिकाल को? तो मिश्र मधु और गणपति चंद्रगुप्त ने। बीज वपन का काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन का काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत का काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद। और संधि या चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आधार का काल सोमन राज्य मोहन अवस्थी ने। अपभ्रंश का काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने। उद्भव का काल किसने कहा? तो वासुदेव सिंह ने। और संक्रमण का काल राम खेलावन पांडे ने कहा। यानी कि उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल का नामकरण उद्भव काल वासुदेव सिंह ने, और संक्रमण राम खेलावन पांडे। तो ये था आज का टॉपिक, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि कक्षा 11-12 की बुक है। इसके अंतर्गत हमने आज जो है ना हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा और हिंदी भाषा में सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव और आदिकाल की पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण इत्यादि को देखा है। आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।